हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के पहले सप्ताह का करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंदना सिन्हा, बी में है सुधीर शर्मा, सी में दिया हुआ है प्रियंका कुमारी और डी में है अंजलि यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदना सिन्हा। ऑप्शन ए सही है इसका। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है वो भारतीय रेलवे का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जो उत्कृष्ट प्रशासनिक नेतृत्व, ईमानदारी और दीर्घकालीन सेवा के लिए दिया जाता है। चंदना सिन्हा जिसको ये पुरस्कार मिला है, रेलवे की वरिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने संगठनात्मक सुधार, महिला नेतृत्व और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, यह पुरस्कार जो है आमतौर पर गणतंत्र दिवस पे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश की लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए में है मिस्र, बी में है इराक, सी में है युगांडा और डी में है वेनेजुएला। तो यावेरी मुसेवेनी जो है वो लगातार 7वीं बार जो है वो युगांडा का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यावेरी कागुता मुसेवेनी यानी इसका पूरा नाम क्या है? यावेरी कागुता मुसेवेनी। ये 1986 से युगांडा की सत्ता में है। ठीक है, साल 2026 के चुनाव में उन्होंने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद जीता। वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों में एक है। उनके शासन को अस्थिरता के साथ साथ मानवाधिकार विवादों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑपरेशन सेफ, बी में है ऑपरेशन रक्षा, सी में है ऑपरेशन स्वदेश और डी में है ऑपरेशन नायक। तो भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन स्वदेश। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया। इससे पहले भी भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन से संबंधित है, फिर ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था, और ऑपरेशन देवी शक्ति ये जो है अफगानिस्तान के जैसे निकासी अभियान चलाए हैं। यह भारत की संकट प्रबंधन कूटनीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान किस देश की राष्ट्रपति हैं जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए में है कतर, बी में है सऊदी अरब, सी में है इजराइल और डी में है यूएई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूएई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ये यूएई की राष्ट्रपति हैं जो भारत के आधिकारिक दौरा पर आए थे। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान 2022 से यूएई की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वे भारत के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। उनकी यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग, रक्षा समझौते, निवेश समझौते जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। भारत यूएई संबंधों को कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य के पोंडुरी खादी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है त्रिपुरा और डी में है हरियाणा। पोंडोरू खादी जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पांडुलू खादी आंध्र प्रदेश की पारंपरिक हस्त निर्मित खादी है। ठीक है, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। इसी को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब देखिए जीआई टैग किसे कहते हैं या जीआई टैग जिसको मिलता है उससे क्या फायदा होता है, तो इसके विषय में यहाँ दिया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से उत्पाद की भौगोलिक पहचान सुरक्षित होती है। ठीक है, और इसके अलावा नकली उत्पादों पर रोक लगती है और कारीगरों की आमदनी जो है वो बढ़ जाती है। भारत में अब तक 600 से अधिक जीआई टैग पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग हाल ही में कहां स्थापित की गई है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है महाराष्ट्र। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग जो हाल ही में स्थापित किया गया है वो है भारत के बिहार में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि बिहार में हाल ही में विशाल आकार की शिवलिंग स्थापित की गई है जिसे विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग में गिना जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देना, बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आदि है। ठीक है, यह परियोजना राज्य सरकार
और धार्मिक ट्रस्ट के सहयोग से बनी है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बना गया है, ये राज्य सरकार और धार्मिक ट्रस्ट के सहयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमी पढ़िवा आमा भाषा रे योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, बी में है उड़ीसा, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है असम। तो देखिए, इस तरह का जो सवाल है, इस सवाल पे कई लोग परेशान हो जाते हैं और कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बांग्ला भाषा का उद्घोष है, तो इससे कई लोग जो है पश्चिम बंगाल अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन ये योजना जो है वो पश्चिम बंगाल का नहीं है, बल्कि ये है उड़ीसा का। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, सी नहीं मारना है। पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है ये योजना, ये उड़ीसा से संबंधित। और इसके विषय में और थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, इस योजना का अर्थ क्या है। तो इस योजना का अर्थ है कि हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देना और आदिवासी बच्चों को ड्रॉप आउट दर को कम करना है और साथ में भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। ठीक है, यह नई शिक्षा नीति 2020 के मातृभाषा शिक्षा आधारित सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत और किस देश के तटरक्षक बल ने HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है फ्रांस और डी में है जापान। तो देखिए, भारत और जापान के तटरक्षक बल ने HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का जो है आयोजन किया था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि HNS का पूरा नाम क्या है। तो HNS का पूरा नाम जो है वो होस्ट नेशन सपोर्ट एक्सरसाइज है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किया गया है। ठीक है, भारत और जापान क्वाड सदस्य हैं तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक साझेदार हैं। यह अभ्यास दोनों देशों के तटरक्षक बलों के समन्वय को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी में है अमित शाह, सी में है राजनाथ सिंह और डी में है नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यह परियोजना खुले समुद्र में आधुनिक केज सिस्टम के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और मछुआरों की आय को बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। या कभी ये पूछ दिया जाएगा कि अभी वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 21 जनवरी, बी में है 20 जनवरी, सी में है 22 जनवरी और डी में है 25 जनवरी। तो देखिए, पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो 20 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य पेंगुइन प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना तथा ध्रुवीय परिस्थितियों की रक्षा करना है। ठीक है, यह दिवस विशेष रूप से अंटार्कटिक क्षेत्र से के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। और कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है नितिन नवीन, बी में है जेपी नड्डा, सी में है लालकृष्ण आडवाणी और डी में है अमित शाह। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो नितिन नवीन है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। नितिन नवीन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। वे बिहार से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और संगठनात्मक राजनीति में उसे लंबा अनुभव माना जाता है। ठीक है, इसकी भूमिका पार्टी में क्या रहेगी? तो इसका मुख्य भूमिका रहेगा कि संगठन को चुनाव के लिए मजबूत करना, राज्यों के साथ समन्वय और पार्टी की वैचारिक दिशा तय करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, याद करने वाली चीज यही है कि अभी वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं जो है वो नितिन नवीन है और वो बिहार से आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है गोवा और डी में है नई दिल्ली। तो देखिए, नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन जो है वो पहला संस्करण उसका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि नमो बुक फेस्टिवल का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पठन संस्कृति को बढ़ावा देना तथा लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों को एक मंच देना है। साथ ही डिजिटल और पारंपरिक पुस्तकों के बीच सेतु बनाना और इस उद्देश्य में इसका शामिल है। ठीक है, यह फेस्टिवल राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सौराष्ट्र, बी में दिया हुआ है विदर्भ और सी में है बिहार और डी में है गोई नहीं। तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी का 2026 का खिताब जो है विदर्भ ने जीता है।
तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो है भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो देखिए ये चीज पूछा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, साल 2026 का खिताब विदर्भ ने जीता है। ठीक है, विदर्भ इससे पहले रणजी और घरेलू टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए नए खिलाड़ियों की खोज का एक बड़ा मंच माना जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, फिर रणजी खेलते हैं, उसके बाद जो है इंटरनेशनल में शामिल किया, यानी भारतीय टीम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन ए में है कोलंबो, बी में है काठमांडू, सी में है नई दिल्ली और डी में है हनोई। तो देखिए वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026, जिसे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 कहा जाता है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है बौद्ध दर्शन का वैश्विक प्रचार, शांति, करुणा और अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देना तथा एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना है। ठीक है, यह सम्मेलन भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है गुजरात। तो देखिए BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला जो है वो गुजरात में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले BSL-4 क्या है, तो BSL-4 का पूरा नाम जो है बायो सेफ्टी लेवल 4 है। ठीक है, तो BSL-4 प्रयोगशाला जो है वो सबसे उच्च स्तरीय जैव सुरक्षा प्रयोगशाला मानी जाती है। इसमें अत्यंत खतरनाक वायरस जैसे इबोला, निपाह, मारबर्ग आदि पर जो है शोध किया जाता है। तो गुजरात में स्थापित यह देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 सुविधा है जो भारत की जैव सुरक्षा क्षमता को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कॉच पुरस्कार 2025 से हाल ही में किससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सी डॉट, बी में है REC, सी में दिया हुआ है उपयुक्त दोनों और डी में है कोई नहीं। तो देखिए स्कॉच पुरस्कार 2025 जो है वो सी डॉट को दिया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सी डॉट जो है वो भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान संस्थान है। इसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसे यह पुरस्कार स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक, 5G नेटवर्क सोल्यूशन और आत्मनिर्भर भारत में योगदान के लिए दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार जो है वो शासन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन ए में है 21 में, बी में है 16 में, सी में दिया हुआ 11 में और डी में है 38 में। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है वो देश के वैश्विक जिम्मेवारी, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर रैंकिंग करती है। ठीक है, 2026 में भारत को 16वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत, मालदीव और किस देश के मध्य दोस्ती अभ्यास हाल ही में आयोजन किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्रीलंका, बी में है भूटान, सी में है बांग्लादेश और डी में है चाइना। तो देखिए दोस्ती अभ्यास जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, दोस्ती अभ्यास जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो देखिए दोस्ती अभ्यास किस चीज से संबंधित है, तो नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, तस्करी और समुद्री अपराध पर नियंत्रण तथा आपदा राहत सहयोग आदि है। ठीक है, यह अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करता है। तो देखिए इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, तो दोस्ती अभ्यास जो है वो नौसेना से संबंधित है और भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय नौसेना है। ठीक है, और एक सवाल पूछा जाएगा कि यह अभ्यास कहाँ किया गया, तो यह अभ्यास जो है वो हिंद महासागर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए में है सोनू निगम, बी में है अमिताभ बच्चन, सी में है इलैया का राजा और डी में है कुमार सानू। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इलैया राजा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी पुरस्कार से इलैया राजा को सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि इलैया राजा भारत के महानतम संगीतकारों में से एक हैं। ठीक है, उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सिनेमा में हजारों गीतों की रचना की है।
अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में उन्हें भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान और संगीत की नई शैली विकसित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। हालांकि वो पहले से ही पद्म भूषण से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा 55 भाषाओं को कवर कर ट्रांसलेट करने वाला ओपन ट्रांसलेटर मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, बी में है मेटा, सी में है गूगल और डी में दिया हुआ है ओपन आई। 55 भाषाओं को कवर कर ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर मॉडल यानी ट्रांसलेट जेमा जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ट्रांसलेट जेमा एक ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल है। इसको गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है, जैसे 55 भाषाओं से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर देगा। ठीक है, ये एआई पर आधारित न्यूट्रल ट्रांसलेशन है। डेवलपर्स के लिए ये एक ओपन मॉडल देती है। ठीक है, यह बहुभाषी डिजिटल इंडिया और वैश्विक एआई विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है उड़ीसा, सी में है असम और डी में है मध्य प्रदेश। तो देखिए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान से संबंधित, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। यानी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन? राजसमंद, पाली और उदयपुर। ठीक है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उसका उद्देश्य यह है कि वन्य जीवों की आवास की रक्षा की जाएगी, अवैध खनन और निर्माण पर नियंत्रण किया जाएगा और जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में है मणिपुर, सी में है मेघालय और डी में है उपयुक्त सभी। तो देखिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि 21 जनवरी 1972 को, ये डेट याद रखिए, 21 जनवरी 1972 को एक साथ 3 राज्य अस्तित्व में आए, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसी कारण 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन उत्तर पूर्व भारत के प्रशासनिक पुनर्गठन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य में पहली ड्रोन सेंचुरी का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक और डी में है पंजाब। तो देखिए देश की पहली ड्रोन सेंचुरी का शुभारंभ जो है वो पंजाब में किया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पंजाब में देश की पहली ड्रोन सेंचुरी की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन तकनीक के अनुसंधान और परीक्षण को बढ़ावा देना तथा कृषि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग करना। ठीक है, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना इस पहल का एक हिस्सा है। ठीक है, यह पहल भारत की ड्रोन नीति 2021 से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये ड्रोन नीति 2021 से जुड़ी हुई है। ठीक है, किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है अमित कुमार मिश्रा, बी में है मुआन पुई सायावी और सी में है राजेंद्र शेट्टी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत के रूप में मुआन पुई सायावी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं कि मुआन पुई सायावी भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की वरिष्ठ अधिकारी है। ठीक है, उन्हें न्यूजीलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, इसे ही राजदूत कहा जाता है। ठीक है, इसकी भूमिका भारत न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना तथा शिक्षा, व्यापार और प्रवासी सहयोग को बढ़ावा देना होगा। वे इससे पहले कई महत्वपूर्ण दूतावासों में कार्य कर चुकी है। कौन? मुआन पुई सायावी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पलानी वेलुगट्स नामक पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए में है सीपी राधाकृष्णन, बी में है रामनाथ कोविंद, सी में दिया हुआ है नरेंद्र मोदी और डी में है पीयूष गोयल। पलानी वेलुगट्स नामक पुस्तक का जो हिंदी संस्करण है उसका विमोचन जो है सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पलानी वेलुगट्स ये प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सी पलानी वेलु का हिंदी में प्रकाशित आत्मकथा है। ठीक है, किताब का नाम क्या है? पलानी वेलुगट्स। ठीक है, किसका किताब है ये? तो ये मूल किताब है डॉक्टर सी पलानी वेलु का, इसकी जो है आत्मकथा है। ठीक है, इसका विमोचन जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक एक साधारण शुरुआत से लेकर एक सफल सर्जन बनने तक और उनके संघर्ष, अनुशासन और नैतिक विश्वास की यात्रा का वर्णन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि धारीदार टाइगर तितली को कहां की राजकीय तितली घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में है लद्दाख, बी में है चंडीगढ़, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में दिया हुआ है असम। तो देखिए धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ का राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि धारीदार टाइगर तितली चंडीगढ़ की राजकीय तितली घोषित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य तितलियों का संरक्षण को बढ़ावा देना और शहरी जैव विविधता के प्रति जागरूकता तथा पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। यह कदम चंडीगढ़ के हरित शहर अभियान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोक बरोक भाषा दिवस हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए में है नागालैंड, बी में है त्रिपुरा, सी में दिया हुआ है मेघालय और डी में है असम। तो देखिए कोक बरोक भाषा दिवस जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में विस्तार से समझ लेते हैं कि कोक बरोक त्रिपुरा की प्रमुख जनजातीय भाषा है। ठीक है, इस भाषा दिवस का मुख्य उद्देश्य जनजातीय भाषाओं का संरक्षण देना, मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा संस्कृति पहचान को सुदृढ़ करना है। ठीक है, यह कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार की भाषा संरक्षण नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाले देश एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हाल ही में कौन सा बना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, बी में दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, सी में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाले देश का एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय शामिल है जो है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय यानी PAU लुधियाना को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला और एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसे यह सम्मान मिला। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग, कृषि नवाचार और खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त अध्ययन करना है। यह भारत की कृषि कूटनीति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए में है 10वें, बी में है 15वें, सी में है 6वें और डी में है 7वें। तो देखिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एशियाई देशों की औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश आकर्षण के आधार पर रैंकिंग करती है। ठीक है, साल 2026 में भारत को 6ठा स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है द्रौपदी मुर्मू, सी में है CP राधाकृष्णन और डी में है JP नड्डा। इस किताब का विमोचन जो है वो CP राधाकृष्णन ने किए थे। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखित है। यह पुस्तक राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक पक्षों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य ने राजभवन का नाम बदलकर हाल ही में जन भवन कर दिया है। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में उत्तराखंड, सी में उत्तर प्रदेश और डी में दिया हुआ है सिक्किम। तो देखिए राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। इसका उद्देश्य सत्ता के प्रतीक को जनता के करीब लाना, प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी बनाना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतीकात्मक रूप से सशक्त करना है। यह निर्णय प्रतीकात्मक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइना नेहवाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, उसका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैडमिंटन, बी में दिया हुआ है टेनिस, सी में दिया हुआ है वॉलीबॉल और डी में दिया हुआ है टेबल टेनिस। तो देखिए साइना नेहवाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है वो बैडमिंटन से संबंधित थी। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि साइना नेहवाल भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक, विश्व नंबर 1 रैंक तथा कई सुपर सीरीज खिताब जीते हैं। उनकी संन्यास की घोषणा के साथ ही उनका करियर भारतीय महिला खेल इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है और एक स्वर्णिम युग का समाप्ति माना जाता है। ठीक है, तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित थी? तो बैडमिंटन खिलाड़ी से, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पंजाब, बी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सी में है हरियाणा और डी में है महाराष्ट्र। तो देखिए ऑपरेशन प्रहार का शुरुआत जो है वो पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि पंजाब सरकार ने हाल ही में संगठित अपराध और गैंग कल्चर पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गैंगस्टर पर सख्त कार्रवाई करना, अवैध हथियारों की बरामदी करना तथा युवाओं को अपराध से दूर रखना है। ठीक है, यह अभियान राज्य की आंतरिक सुरक्षा नीति का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंडर्स एंटोनसेन, बी में दिया हुआ है विक्टर एलेक्सन, सी में दिया हुआ है लिनचुन ही और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो देखिए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में का पुरुष एकल खिताब जो है वो लिनचुन ई ने जीता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन एक प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है। ठीक है, साल 2026 में पुरुष एकल खिताब जो है वो लिन चुन ई ने जीता है। ठीक है, यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन आयोजनों में से एक है और ओलंपिक रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खेलो इंडिया विंटर गेम का हाल ही में पहला चरण कहां शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लद्दाख, बी में है मणिपुर, सी में है जम्मू कश्मीर और डी में है गोवा। तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला चरण जो है वो लद्दाख में शुरू किया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला चरण लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य खेल शामिल जो है वो आइस हॉकी, स्क्रीनिंग और स्नो स्केटिंग है। ठीक है, इसका उद्देश्य शीतकालीन खेलों में बढ़ावा देना है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना का विकास और स्थानीय युवाओं को राष्ट्रीय मंच देना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और अगला सप्ताह का करंट अफेयर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है।